बिलियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर केमिस्ट्री का दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें हम लोग और कुछ भी सीखेंगे। अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या होता है, जो कि एग्जाम के लिए फिर भी इम्पोर्टेंट है। अनुसंख्यिक गुणधर्म जो चार हम लोग को अनुसंख्यिक गुणधर्म इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बिलियन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हम लोग मिश्रण के इससे पहले हम लोग एक टर्म जानते हैं, मिश्रण। मिश्रण के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं क्लास 9 क्लास में। मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिला देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। लेकिन ये जो मिश्रण होता है ना, दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब तो जो पदार्थ मिलाते हैं अगर वो समान मात्रा में मिलता है तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण का मतलब होता है जो समान मात्रा में न मिले। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हम लोग जानते हैं जब जब एक कंटेनर के अंदर जब एक कंटेनर के अंदर क्या करें, पानी डाल दें। इस पानी के अंदर क्या करें, इस पानी के अंदर हम क्या करें, इस पानी के अंदर हम नमक डाल दें। इस पानी के अंदर नमक डाल दें। जैसे इस पानी के अंदर नमक डालते हैं, हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो नमक होता है ना, इस बिलियन में हर एक जगह, इस बिलियन में कहीं भी हर एक जगह नमक का जो मात्रा होता है वो क्या होता है, समान मात्रा में होता है। इसीलिए ऐसा मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, जब इसी एक बिलियन कंटेनर के अंदर एक कंटेनर ले, इस कंटेनर के अंदर पानी तो रखे, लेकिन इस पानी के अंदर क्या डाल दे, इस कंटेनर के पानी के अंदर हम क्या करें, तो मिट्टी मिला दे। क्या मिला दे, मिट्टी मिला दे। जब इस पानी के अंदर जब मिट्टी मिलाएंगे तो कहीं पर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, कहीं पर कम मात्रा में घुलता है। तब इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो दो प्रकार के मिश्रण होता है। तो जो समांगी मिश्रण होता है, जो समांगी मिश्रण होता है, कौन सा, जो समांगी मिश्रण होता है, जो समांगी मिश्रण होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग विलयन कहते हैं। जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाएंगे, लेकिन मिलने का जो प्रोसेस होगा कैसा होगा, समांग मिश्रण। कैसा बनेगा, समांग मिश्रण बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन करना है, इसलिए कि नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। तो नोट्स में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, विलयन और अनुसंख्यिक गुणधर्म। बात ध्यान में रखना है, ज्यादातर ट्राई करना है जो भी हम हेडिंग लिखवाए या हेडिंग लिखे उसका इंग्लिश नाम भी जरूर लिख के रखे। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कभी कभी हिंदी में ही क्या होता है, इंग्लिश नाम लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप लोग अगर सही ढंग से नहीं लिखिएगा तो दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेंगे। चैप्टर का नाम लिखने के बाद सबसे पहला इंफॉर्मेशन, सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे किसका, बिलियन का। और बिलियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सॉल्यूशन कहते हैं। बिलियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं इस बात पर कि जब इस बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन का सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए नोट्स डाउन करना है। डिफिनेशन, डिफिनेशन के रूप में क्या लिखना है, लिखना है जब जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ समान मिश्रण बनाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर समान मिश्रण बनाता है, ऐसे लिखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर समान मिश्रण बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विलयन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक, ये विलयन का डेफिनेशन हो गया। हम लोग बात करते हैं, जब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन पहले भी हम मान के चल रहे हैं कि दो पदार्थ के लिए। ठीक, तो दो पदार्थ को जब आपस में मिलाते हैं, एक पदार्थ को हम लोग नाम देते हैं, एक पदार्थ को हम लोग नाम देते हैं विलायक, और एक पदार्थ को हम लोग बोलते हैं विलय। एक पदार्थ का नाम देते हैं विलायक और एक पदार्थ को हम लोग बोलते हैं विलय। एक पदार्थ को क्या कहते हैं, विलायक, और एक पदार्थ को हम लोग कहते हैं विलय। अब उसमें हमको ये समझना जरूरी होता है कि कौन विलायक है, कौन विलय है। ठीक, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो विलायक को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, और विलय को कहते हैं सोलूट, विलय को कहते हैं सोलूट। ठीक, तो होता क्या है, जब एक विलयन बनाते हैं तो किसी का मात्रा उसमें ज्यादा होता है, किसी का मात्रा, दो जब पदार्थ मिलाएंगे तो एक का मात्रा ज्यादा होगा, एक का मात्रा कम होता है। एक का मात्रा ज्यादा होता है और एक का मात्रा कम होता है।
जिस पदार्थ का मात्रा ज्यादा होता है, जिस पदार्थ का मात्रा ज्यादा होता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम लोग विलायक कहते हैं। जिस पदार्थ का मात्रा कम होता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। समझने वाला बात ये है कि इसको एक और दूसरे तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दूसरा तरीका से क्या बोल सकते हैं, जिस पदार्थ को भुलाते हैं, जिस जो पदार्थ भूल जाता है, जो पदार्थ मिल जाता है, उसको हम लोग विलय कहते हैं। जिस पदार्थ में मिलाते हैं उसको हम लोग विलायक कहते हैं। जिस पदार्थ में मिलाते हैं उसको हम लोग विलायक कहते हैं। और जिस पदार्थ को हम लोग उसमें विलय किए, उसको जिस पदार्थ को मिलाए वो हम लोग विलय, जिस पदार्थ में मिला दिए। जैसे हमको पता है कि पानी के अंदर, हमको पता है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर क्या करते हैं, नमक को मिलाते हैं। पानी के अंदर क्या करते हैं, नमक को मिलाते हैं। तो इस केस में जो पानी होता है, तो पानी में हम मिला रहे, तो पानी को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। पानी को हम लोग क्या कहते हैं, पानी को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। और जो नमक है, नमक को हम लोग क्या कहते हैं, विलय। नमक को क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ठीक। तो नमक का मात्रा क्या होता है, कम होता है, पानी का मात्रा ज्यादा होता है, इसलिए पानी को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और नमक को क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि विलायक किसको कहते हैं, विलय किसको कहते हैं। तो अगर डिफिनेशन का बात करेंगे तो हम लोग विलियन का डिफिनेशन लिख चुके हैं। अगला जो डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, तो किसका डिफिनेशन लिखेंगे, तो विलायक का। तो अगला हेडिंग क्या लिखना है, विलायक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब इसमें हम लोग लिखने वाले हैं विलियन में, विलियन में जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होता है, विलियन में जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलियन में जिस पदार्थ का मात्रा अधिक होता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं, उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक। अगला हम लोग हेडिंग डालेंगे। अगला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, उसको पहले हिंदी में लिख देते हैं, विलय। क्या होगा, विलय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलूट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलूट। इसमें हम लोग लिखेंगे विलियन में जिस पदार्थ का मात्रा कम होता है, विलियन में जिस पदार्थ का मात्रा कम होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विलय कहते हैं, उसे विलय कहते हैं। अगर मान ले, एक मिनट के लिए मान ले कि कुछ दिन के बाद हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो याद रखने का तरीका कौन है, कि कौन विलय होता है, कौन विलायक होता है, नामक चीज में ही भूल जाएंगे। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो विलायक लिखे है वो जो है वो 12 है लिखावट में। ये ज्यादा बोल सकते, ज्यादा वर्ण से मिलकर बना हुआ है, और ये कम वर्ण से मिलकर बना हुआ है। मतलब ये लिखावट में क्या है, छोटा है, और ये लिखावट में 12 है। जब लिखावट में 12 है इसका मतलब इसका मात्रा क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये लिखावट में क्या है, छोटा है, इसका मतलब इसका मात्रा क्या होगा, कम होगा। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि एक विलियन के अंदर दो पदार्थ होता है। एक पदार्थ को हम लोग विलायक कहते हैं, एक पदार्थ को हम लोग विलय कहते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। देखो विलियन कई प्रकार का हो सकता है कि ठोस को द्रव में मिलाए, ठोस को ठोस में मिलाए, द्रव को द्रव में मिलाए, द्रव को ठोस में मिलाए, गैस को ठोस में मिला दे, गैस को द्रव में मिला दे, गैस को गैस में मिला दे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है, हम लोग जानते हैं जो पदार्थ होता है, तो जो पदार्थ होता है, जो पदार्थ होता है उसका तीन अवस्था होता है। उसका तीन अवस्था होता है, कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस। उसका तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। अब जब हम लोग दो पदार्थ को मिला रहे हैं तो हो सकता है ठोस को द्रव में मिलाए, या ठोस को गैस में मिलाए, या हो सकता है ये जो गैस है गैस को ठोस में मिलाए, सॉरी द्रव को ठोस में मिलाए, या द्रव को गैस में मिलाए। ये भी चांसेस बनता है। या ये हो सकता है कि जो गैस है उसको ठोस में मिला दे, जो गैस है उसको द्रव में मिला दे। तो इस तरह से जितना कॉम्बिनेशन बनता है, कितना कॉम्बिनेशन बनता है, 7 कॉम्बिनेशन बनता है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रत्येक का उदाहरण भी दिया हुआ है, प्रत्येक का उदाहरण भी दिया हुआ है।
देखो यहाँ पर लिखा हुआ इधर क्या है, ये विलय है, मतलब इसको मिला रहे हैं इसके अंदर, विलायक के अंदर, मतलब ये ठोस को किस में मिला रहे हैं, द्रव में। ठोस को द्रव में मिलाने का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि नमक को पानी में। नमक क्या होता है, तो नमक क्या होता है, तो नमक क्या होता है, तो ठोस होता है। नमक क्या होता है, ठोस होता है। इस ठोस को किसमें मिला रहे हैं, तो द्रव, इसलिए पानी क्या होता है, तो पानी होता है हम लोग को द्रव। तब इस ठोस को हम क्या कर रहे हैं, इस ठोस को द्रव में मिला रहे हैं, तो ये विलयन का उदाहरण हो गया ठोस को द्रव में। और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, चीनी को जैसे जल में मिलाते हैं तो भी होगी। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, ठोस को ही ठोस में मिलाते हैं। तो ठोस को ठोस में कैसे मिलाया जाता है, पिघलाकर। कैसे मिलाया जाता है, ठोस को पिघलाकर, एक ठोस को दूसरे ठोस में मिलाया जाता है, उसको पिघलाकर। जैसे मिश्र धातु बनाया जाता है। मिश्र धातु मतलब क्या, दो धातुओं को क्या किया जाता है, मिलाकर एक धातु का निर्माण किया जाता है। धातु नहीं बोल सकते, उसको मिश्र धातु बोला जाता है। तो ठोस को ठोस में मिलाने से बनता है। होता है ऐसा पार्ट भी कि एक द्रव को क्या करते हैं, दूसरे द्रव में मिलाते हैं। जैसे जल में अल्कोहल का विलयन, जल में क्या करते हैं, अल्कोहल मिला देते हैं। अल्कोहल भी द्रव होता है, जल भी क्या होता है, द्रव होता है। इस तरह से हम लोग कुछ भी मिला सकते हैं। ये 7 प्रकार का विलयन होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बताने के लिए इसको बता दिए। देखो, इसमें विलयन के शर्तें दिया है, इसका भी इस चैप्टर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो, दो प्रकार के विलयन हम लोग को देखने को मिलता है। एक होता है जलीय विलयन, एक होता है अजलीय विलयन। एक होता है जलीय विलयन, एक होता है अजलीय विलयन। दोनों में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले हम लोग जलीय विलयन लिख लेते हैं। तो जलीय विलयन अगर लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जलीय विलयन को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वा। क्या कहते हैं, इक्वस, इक्वस सोल्यूशन, इक्वस सोल्यूशन। जलीय विलयन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वस सोल्यूशन। जलीय विलयन को इक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग रखना है जलीय विलयन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखना है वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलायक, जिसमें विलायक जल हो। वैसा विलयन जिसमें विलायक जल हो, उसे जलीय विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलायक जल हो, उसे जलीय विलयन कहते हैं। ठीक सिंपल है। जो विलायक के रूप में जब जल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जलीय विलयन कहेंगे। आगे लिखते हैं अजलीय विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इक्वस सॉल्यूशन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इक्वस सॉल्यूशन, अजलीय विलयन। इसमें लिखना है वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलायक, जिसमें विलायक जल के अलावा कोई अन्य पदार्थ हो। जिसमें विलायक जल के अलावा कोई अन्य पदार्थ हो, जल को छोड़कर कोई अन्य पदार्थ हो, ऐसे लिख लो। जिसमें विलायक जल को छोड़कर कोई अन्य पदार्थ हो, उसे अजलीय विलयन कहते हैं, उसे अजलीय विलयन कहते हैं। तो उसे हम लोग अजलीय विलयन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था विलयन के बारे में। अब हम लोग विलयन के कुछ संदाता के बारे में हम जाने, संदाता को व्यक्त करने की विधि के बारे में जानेंगे कि संदाता को हम लोग किस प्रकार से बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्रम आया, सबसे पहले तो इस हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। इस हेडिंग का मतलब क्या है, ठीक। तो विलयन एक है, उस विलयन के अंदर कौन सा पदार्थ कितना मात्रा में मिला हुआ है। हम क्या बोले, ध्यान से सुनना है। एक बिलियन है, एक बिलियन के अंदर कंटेनर है। मान लेते हैं कंटेनर में यहाँ पे जल है। अब इस जल के अंदर कोई पदार्थ जब मिला रहे, मान लो कि नमक या चीनी कुछ भी मिला दिए इसमें, इस जल के अंदर जब इसमें हम मिला दिए, तो ये पदार्थ इस बिलियन के अंदर, ये जो पदार्थ मिला है वो कितना मात्रा में मिला है, वही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का सांद्रण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का सांद्रण कहते हैं। उसी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का सांद्रण कहते हैं। तो विलयन का सांद्रण का मतलब क्या हो गया, कि इस विलयन के अंदर जो विलय का मात्रा है वो कितना है, उसको प्रतिशत में बता सकते हैं। ठीक, तो जब हम लोग उसी के मात्रा को बताते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का सांद्रण कहते हैं। सांद्रण का मतलब हो गया मात्रा, कितना मात्रा में वो पदार्थ उसमें मिला हुआ। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम लोग इस मात्रा को किस रूप में जानने वाले हैं, इस मात्रा को हम लोग प्रतिशत के रूप में जानने वाले हैं। किस रूप में जानने वाले हैं, इस मात्रा को प्रतिशत के रूप में जानने वाले हैं, कि कोई पदार्थ कितना प्रतिशत उसमें है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है,
लिखने के पहले कुछ पॉइंट हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखवाते हैं, ठीक। अब प्रतिशत के रूप में जानने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी का मात्रा बताते हैं कि वो कितना है, जब हम किसी का मात्रा बताते हैं कि वो कितना है, तो हो सकता है उसको हम तौल के बताएं, या हो सकता है उसको हम माप के बताएं। दो पॉइंट हम जो बोले, ध्यान सुनना है। कोई भी अगर पदार्थ है मेरे पास, कोई भी पदार्थ है, तो हो सकता है उसको हम तौल के बताएं, या हो सकता है उसको हम माप के बताएं। दो तरीका से हम लोग किसी पदार्थ के मात्रा को हम लोग बता सकते हैं। अभी इस वक्त जो भी पदार्थ हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, चीनी हो गया, नमक हो गया, तो ज्यादातर हम लोग तौल के खरीदते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं, माप के खरीदते हैं, जैसे तेल वगैरह हो गया। तो बहुत सारी चीजें होता है जो कि हम लोग माप के भी खरीदते हैं, और कुछ हम लोग क्या करते हैं, तौल के खरीदते हैं, ठीक। तो हम लोग बिलियन के अंदर किसी के मात्रा को बताना है, तो हो सकता है उसका मात्रा हम किस में बताएं। हो सकता है उसका मात्रा हम लोग तौल के बताएं, मतलब क्या, द्रव्यमान में बताएं। तौलने का मतलब क्या, उसका द्रव्यमान बताना। हो सकता है उसका मात्रा हम द्रव्यमान में बताएं। मापने का मतलब क्या होता है, हो सकता है उसका मात्रा हम आयतन में बताएं कि कितना लीटर है, आयतन में बताएं कितना लीटर है। तो दो तरीका होता है किसी भी बिलियन में, किसी भी बिलियन का समझौता जानने के लिए। किसी भी बिलियन के अंदर कोई मात्रा, विलय का मात्रा कितना है, कितना प्रतिशत है, उसको जानने के लिए हम लोग दो तरीका से बता सकते हैं। या तो द्रव्यमान के रूप में बता सकते हैं, या आयतन के रूप में बता सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए प्रतिशत के रूप में हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं। द्रव्यमान के पदों में प्रतिशत, पहला क्या है, द्रव्यमान के पदों में प्रतिशत। दूसरा क्या है, हम लोग को आयतन के पदों में प्रतिशत। हम लोग आयतन के रूप में बताना चाहते हैं, या हम लोग द्रव्यमान के रूप में बताना चाहते हैं, ठीक। ये दो तरीका हो गया। चलिए आते हैं, बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा, क्या होगा, बिलियन का संरचना व्यक्त करने की विधि। तो सबसे पहला जो विधि हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत के रूप में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिशत के रूप में। अब प्रतिशत के रूप में हम लोग बिलियन का संरचना द्रव्यमान के रूप में भी बता सकते हैं, और आयतन के रूप में बता सकते हैं। इसका एक नंबर जो लिखना है, क्या लिखना है, द्रव्यमान के पदों में प्रतिशत। अब देखिए, ये जो भी हम बताने जा रहे हैं, ये सारे चीजें हम लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सारे चीजें हम लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा हम लोग डिस्कशन करने वाले नहीं है, थोड़ा मात्रा में इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए, जब हम किसी चीज का प्रतिशत बताते हैं, किसी चीज का प्रतिशत बताते हैं, तो जितना रहता है उसको ऊपर में रख देते हैं, और कुल को क्या करते हैं, नीचे में रखते हैं। जैसे भट्टा में हम लोग प्रतिशत बताते हैं, जैसे कि अगर अपने नंबर का प्रतिशत बताते हैं, मान लो 300 नंबर आया, तो 300 को ऊपर रखते हैं, कितना में आए, 500, तो 500 को क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, और गुने क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। यही क्या देता है, हम लोग को प्रतिशत देता है। यही हम लोग को क्या देता है, प्रतिशत देता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग को क्या कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो ये कट के जो आता है, ये कटेगा कितना, 20 मरतबे 3 गुना के 6 तक कितना प्रतिशत आ जाएगा, 60% आ जाता है, ठीक। अब मेरा बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, मेरा बात थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक। हम क्या बोलने जा रहे हैं, अब हमको प्रतिशत जो बताना है, प्रतिशत के रूप में विलय किसका मात्रा बताना है, विलय का मात्रा किसका बताना है, विलय का मात्रा। तो जो विलय का जितना द्रव्यमान रहेगा, उसको कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। जो विलय का जो द्रव्यमान रहेगा, कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। और नीचे में कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान का मतलब क्या है, किसका द्रव्यमान, पूरा बिलियन का द्रव्यमान, मतलब इसमें पानी भी है, और क्या है, पानी भी है, और विलय भी, मतलब मान लो कि नमक है, तो नमक को भी इसमें मिलाया है। तो दोनों का द्रव्यमान क्या करना होगा, नीचे में लिखना होगा, और गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हम लोग को निकल जाएगा द्रव्यमान के पदों में प्रतिशत, ठीक। उसी को जब हम लोग विलय के मात्रा को बताते हैं, तो हम लोग उसको लिखते क्या है, तो उसको लिखते हैं बिलियन का सांद्रण। उसको क्या लिखते हैं हम, बिलियन का सांद्रण, उसको क्या लिखते हैं, बिलियन का सांद्रण, किसमें, द्रव्यमान। बिलियन का सांद्रण द्रव्यमान, क्या लिखते हैं उसको, बिलियन का सांद्रण द्रव्यमान। तो जैसे इसका हम फार्मूला सबसे पहले बता देते हैं, तो फार्मूला का बात करेंगे। तो पहला हेडिंग ए नंबर देख लिखना है, द्रव्यमान के पदों में प्रतिशत, लिख लिया आप लोग। लिखने के बाद हम यहाँ पर फार्मूला यहीं पर लिख देते हैं, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है।
चलिए, आई थिंक आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं जो लिखने जा रहे हैं। लिखना है, हेडिंग डालने के बाद ए नंबर ये हेडिंग डालने के बाद लिखना है बिलियन, बिलियन का सांद्र, बिलियन का सांद्र, बिलियन का सांद्र बराबर लिखना है ऊपर में विलय, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे नीचे में किसका द्रव्यमान, नीचे में हो जाएगा बिलियन, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम सिर्फ फार्मूला लिखकर यहाँ पे निकल रहे, कोई इस पर क्वेश्चन वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे या थोड़ा बहुत समझा दे रहे। मान लो, मान लो कि एक हम मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर के अंदर जल भरे, जल किस में बता रहे हैं हम, तो जल में हम बता रहे हैं द्रव्यमान में, जो जल का द्रव्यमान है, जो जल का द्रव्यमान, जो जल है कितना ग्राम है, तो उसको मान लेते हैं कि ये कितना मान है 30 ग्राम, कितना मान लिए 30 ग्राम, तो जल जो है कितना ग्राम लिए है 30 ग्राम। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, नमक मिलाने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, जो नमक मिला रहे हैं उसका कोई द्रव्यमान पूछ रहा है, तो उसका द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम, कितना है, नमक, नमक का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम है। अब अगर कोई इस विलयन का सांद्रण पूछेगा, अब अगर कोई विलयन का सांद्रण पूछेगा, यहाँ पर समझ लेते हैं, तो हमको विलयन का सांद्रण का मतलब क्या होता है, विलय का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान कितना लिए है 10 ग्राम, ऊपर में क्या हो जाएगा 10, नीचे में है बिलियन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान बिलियन का द्रव्यमान, अब बिलियन में अब द्रव्यमान कितना है, जल का 10 है और नमक का कितना है 10 है, तो जल का 30 है और नमक का कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान हो जाएगा 30 + 10 और गुने में क्या कर देना है 100, ये कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर गुना में 100 करना है, प्रतिशत में निकाल रहे थे, ठीक, तो गुने 100 कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 10/40 × 100, ये यहाँ से एक जीरो से जीरो कट जाएगा और 4 से 100 कितना 25 मरतबे कट जाएगा, तो कितना आ गया 25%, बिलियन का सांद्रण कितना हो गया 25%। ठीक, ये सब क्वेश्चन आता उत्तर नहीं है, इसलिए कि 11 का पार्ट है, 11 का पार्ट 12 क्लास में बहुत कम देखने को मिलता है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट था तो बता दिए। आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे हम लोग का डिस्कशन होगा आयतन के पदों में, ये नंबर जो होगा आयतन। अब देखिए यही जो हम लोग मान बता रहे हैं नमक का और ये पानी का, तो किस मात्रा में बता रहे हैं, द्रव्यमान की मात्रा में बता रहे हैं, इसको हम लोग आयतन के मात्रा में भी क्या कर सकते हैं, आयतन के मात्रा में भी बता सकते हैं, इसको हम लोग आयतन की मात्रा में भी बता सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। 3 नंबर अगला हेडिंग क्या करना है, 3 नंबर देखकर आयतन के पदों में प्रतिशत, आयतन के पदों में प्रतिशत, आयतन के पदों में प्रतिशत। आगे हम लोग बात करते हैं आयतन के पदों में प्रतिशत। यहाँ से भी सेम ही फॉर्मूला हेडिंग डालने के बाद, ये हेडिंग डालने के बाद अब लिखना है यहाँ पे बिलियन का सांद्रण, बिलियन का सांद्रण। देखो फॉर्मूला नाम सेम टू सेम ही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान की जगह क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, विलय का आयतन बटे इसमें क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, इसमें क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन, द्रव्यमान की जगह क्या आ गया, आयतन आ गया, और इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बिलियन का सांद्रण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी नेक्स्ट टर्म आने वाला है, जो कि वो भी हम लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट टर्म होता है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है, उसका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक, आगे हम लोग को, अभी हम लोग प्रतिशत के रूप में बता रहे थे, अब मोलारता के रूप में बताएंगे, मोलारता का फॉर्मूला, मोलारता के फॉर्मूला, मोलारता के फॉर्मूला, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, दोनों में फॉर्मूला में थोड़ा सा का अंतर होता है, उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। चलिए अगला जो हेडिंग डालना है 2 नंबर देकर मोल, मोलरता के रूप में, मोलारता के रूप में। ठीक,
मोलार्ता के रूप में, मोलार्ता के रूप में, इसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इसको कैपिटल एम से दिखाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इसका यहाँ पे जो डिफिनीशन है यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। किसी बिलियन के प्रति लीटर में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन का मोलार्ता कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, मोलार्ता का पहले से पढ़ चुके हैं, विलय के मोलों की संख्या, ऊपर में क्या होगा जो विलय होगा उसके मोलों की संख्या, और नीचे में लीटर में लिखना है किसका, बिलियन का आयतन। जो बिलियन का आयतन होगा वो नीचे में लिखना होगा। तो इसको यहाँ पर ऐसे भी फॉर्मूला से दिखा देते हैं, एम बराबर कैपिटल एम दर्शाता है मोलार्ता को, एन दर्शाता है मोलों की संख्या को, भी दर्शाता है आयतन। लेकिन आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। इसके नीचे एक नोट डाउन करके लिख लेना, इसलिए कभी कभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जब हम लोग ताप में परिवर्तन करते हैं तो बिलियन के आयतन में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। अच्छा, ये कोई बता सकता है क्या, तब जब ताप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, ताप बढ़ाएंगे तो बिलियन का आयतन बढ़ेगा कि घटता है। ऑब्वियस है कि क्या होने लगता है, आयतन बढ़ने लगता है। ये ताप बढ़ाने से उसका जो अणु होता है फैलना शुरू कर देता है, उसका अणु जो होता है फैलना शुरू कर देता है, तो बिलियन का आयतन बढ़ने लगता है। ये नोट डाउन करके यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक, ये सब चीजें पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे इतना समझा दे रहे हैं, ये काफी है। आगे देखते हैं, दूसरा एक कम आएगा मोलदाता, मोलदाता के रूप में, इसको डिफिनेशन के रूप में लिख लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है, विलायक के 1000 केजी 1000 ग्राम लिखो या 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलदाता कहते हैं। इसमें क्या हो गया कि विलय के मोलों की संख्या होगा, लेकिन नीचे में क्या होगा, बिलियन का द्रव्यमान होगा, और किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। बिलियन का द्रव्यमान होगा जिसको किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। या एक दूसरा तरीका बोल सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में लिख सकते हैं, लेकिन गुना कितना करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। ये दूसरा फॉर्मूला यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान नहीं, यहाँ पर क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान गुने क्या हो जाएगा, 1000। ठीक, तो ये ग्राम में इसलिए चेंज कर लिया गया है, इसलिए यहाँ पे 1000 से गुना कर दिया गया है। ठीक, ये किलोग्राम में नहीं बता के हम लोग ग्राम में बता सकते हैं। देखो, इसमें उसमें इसलिए नोट करके लिखवाए थे, जो मोलदाता होता है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये ताप पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कि ये आयतन नहीं होता, ये द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान में अंतर नहीं आता है टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से, लेकिन आयतन क्या होता है, बदलता है, वो आयतन पर डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा था। द्रव्यमान जो होता है ताप का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो नोट करके इसमें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना, लिख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। ठीक, आगे इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, मोल प्रभाज, जिसको हम लोग मोल अंश के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो मोल प्रभाज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो अगला हेडिंग जो डालना है, इसको दो नाम भी लिख देना है, मोल प्रभाज, प्रभाज लिखे, या इसको अंश भी लिखते हैं, चाहे पूरा नाम ही लिख देते हैं। दूसरा तो क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसका नाम अगर बोलेंगे, इंग्लिश में इसका नाम जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है, इंग्लिश में इसका नाम जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक, तो इसका पूरा नाम यहाँ पे हेडिंग लिख लेना है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है, देखो इसको पहले डिफिनेशन के रूप में यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। तो मोल अंश या मोल प्रभाज जो होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज जो होता है, ये क्या होता है, हमको पता है, हमको पता है कि जब एक बिलियन लेते हैं, चलिए कंटेनर दिखा दिए, इसमें दो पदार्थ डालते हैं, इसमें क्या करते हैं, दो पदार्थ मिलाते हैं।
इसमें हम लोग दो पदार्थ मिलाते हैं, ठीक। इसके अंदर एक और पदार्थ मिला रहे हैं, इसमें दो प्रकार के पदार्थ को मिलाते हैं। दो पदार्थ हम रेड वाला को, जो रेड है वो क्या है, विलय। इसको हम क्या ले लिए, विलय। जो ग्रीन वाला है उसको हम ले लिए विलायक, हम ले लिए विलायक। और ग्रीन वाला तो हम लोग विलायक ले लिए। देखो, जब इस पदार्थ को मिला रहे, विलय को जब मिला रहे, तो विलय के कुछ मोलों की संख्या होगा, उसके मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दिखा लिए। किससे दिखा लिए, स्मॉल एन से दिखा लिए। जो विलायक है उसके मोलों की संख्या को कैपिटल एन से दिखा लिए। जो विलायक है उसके मोलों की संख्या को कैपिटल एन से दिखा दिए। इसलिए जब यहाँ पर तो हम जो जब हेडिंग डाल दिए, हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर लिखना है विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, और या कभी कभी इसको n1 और n2 से भी दिखाया जाता है। कभी कभी इसको n1 और n2 से भी दिखाया जाता है। अब लोग यहाँ n1 n2 दिखा सबसे अच्छे, इसको n1 मान ले, इसको कैपिटल स्मॉल n2 लिख ले, ठीक। यहाँ पर लिखना है विलय की मोलों की संख्या n1 और विलायक की मोलों की संख्या n2 लिख लेना, ठीक। तब ये दोनों लिखने के बाद विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या n1, नहीं तो दिक्कत हो रहा है लिखने में, हेडिंग डाल चुके हैं आप लोग, तो यहाँ से लिख लीजिए विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, इसको हम लोग n1 से दिखाना है। दूसरा, विलायक के मोलों की संख्या, इसको हमको n2 से दिखाना है, ठीक। अब जो मोल अंश होता है, हम किसका मोल अंश बता रहे हैं, हम मोल अंश दोनों का बता सकते हैं। तो मोल अंश किसका बता रहे हैं, विलय का मूल अंश। पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्या, विलय, विलय का, विलय का मूल अंश। अगर विलय का मूल अंश बता रहे तो जिसका मूल अंश बताएंगे उसके मूल को ऊपर में लिखेंगे और नीचे में कुल मूल लिखाएगा, मतलब n1 प्लस क्या हो जाएगा n2, बिलियन का कुल मूल लिखाएगा मतलब n1 प्लस n2। अच्छा, विलय का मूल अंश दिखा रहे थे, इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, x1 से दिखाते हैं। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, x1 से। तो x1 बराबर क्या लिखाते हैं, मूल अंश को हम लोग x से दिखाते हैं, और विलय का है इसलिए हम इसको x1 से दिखा रहे थे, n1 प्लस क्या हो जाएगा n2। तो ये हो गया विलय के मूल अंश। सेम वैसे ही अगर विलायक का मूल अंश का बात करेंगे, तो आगे हम लोग विलायक का मूल अंश लिखते हैं। जब विलायक का मूल अंश लिखेंगे, हम लोग विलायक का मूल अंश लिखने जा रहे हैं, इसलिए ऊपर में किसका मूल होगा, विलायक का, बटे में क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, इसलिए नीचे में हमेशा कुल मूल रहेगा, ठीक। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, इसको हम लोग x2 से दिखाएंगे। विलायक के मूल अंश को x2 से दिखाएंगे तो n2 प्लस n2 बाई n1 प्लस n2। जब बिलियन का कुल मूल अंश निकालते हैं ना, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं बिलियन का कुल मूल अंश, बिलियन का कुल मूल अंश। बिलियन का कुल मूल अंश मतलब क्या, x1 प्लस x2 हो जाएगा, यही है ना, एक का x1 है एक का x2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला का कितना x1 का मान n1 बटे n1 प्लस n2, इसका मान कितना है n2 बटे n1 प्लस n2। अब देखो नीचे में जब सेम है तो दोनों का एलसीएम भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा n1 प्लस n2। यहाँ पर नीचे में आ जाएगा n1 प्लस n2, तो ऊपर यहाँ पे n1 प्लस n2 से जब नीचे में सेम रहता तो ऊपर वाला डायरेक्ट जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा n1 प्लस n2, और दोनों सेम है तो कट के कितना बच जाएगा 1। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिलियन का जब कुल मोल अंश का बात करेंगे तो x1 प्लस x2 का मान कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो x1 प्लस x2 बराबर क्या होगा 1, या ये भी लिख सकते हैं x1 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x2।
एक का मोल अंश अगर पता रहेगा तो दूसरे का मोल अंश क्या कर सकते हो, 1 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। या हम लोग x2 बराबर ये भी लिख सकते हैं, x1 को उधर भेज देंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस x1। तो हम लोग किसी एक का अगर मोल अंश पता है तो दूसरे का मोल अंश क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरे का मोल अंश क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस तो यहाँ पर जो टॉपिक का बात करेंगे तो इतना ही था मूल अंश का। पांचवा जो टॉपिक का लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। बाकी का जो टॉपिक है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नहीं तो उसके पहले मन करेगा तो एक दो इससे क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद हम लोग बिलियर्ता पे आ जाएंगे। तो बिलियर्ता हम लोग इसको हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जितना बताते जा रहे हैं नोट्स बनाते जाना है, नोट्स सभी के पास होना चाहिए। इसलिए बिना नोट्स का लास्ट में रिवीजन सही तरीका से आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए नोट्स सभी का कंप्लीट रहना चाहिए। जिस दिन भी ऑफलाइन क्लास होगा उस दिन सारा बच्चे का, सारे स्टूडेंट का नोट्स चेक किया जाए। ठीक, आज के लिए इतना ही रन देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।